नमस्कार, बड़ी बहस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। देशद्रोह का आरोप हटने के बाद कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी को मुंबई की आर्थर रोड जेल से रिहा कर दिया गया है। रिहाई के बाद असीम ने कहा कि देश प्रेम में उन्होंने कार्टून बनाया और देशद्रोह का कानून हटने तक वो लड़ते रहेंगे। कार्टूनिस्ट असीम की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ देशद्रोह के आरोप को लेकर सरकार पर तेज हमले हो रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने ब्लॉग पर लिखा है कि ऐसा लगता है कि मौजूदा सरकार आपातकाल के दौर की सरकार से भी बुरी है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब देशद्रोह और राष्ट्रीय चिन्ह के अपमान के आरोप में गिरफ्तार कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी मुंबई की आर्थर रोड जेल से बाहर निकले। जेल से निकलते ही असीम ने कहा कि वो देशद्रोह कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। यहाँ से बाहर आने के बाद लड़ाई धीमी नहीं होगी, तेज होगी। बहुत सारे क्रांतिकारी जो देश की आजादी के लिए लड़े थे, इस कानून से सहमत नहीं थे। वो मानते थे कि आजाद हिंदुस्तान में इस कानून का प्रचलन में रहना उनकी भावनाओं का अपमान है। मैं उस लड़ाई को आगे बढ़ा रहा हूँ और मेरे ख्याल से सेडिशन जो ब्रिटिश राज का कानून था, अब जल्दी ही हमारे संविधान से बाहर होगा। रिहाई के बाद असीम जेल के पास बने बौद्ध विहार में पहुंचे, जहां संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी और कहा कि उन्होंने कार्टून देश प्रेम में बनाया था। जो कार्टून मैंने बनाए थे, हर एक मैंने पहले भी कहा था कि बच्चा भी समझ सकता है कि वो देश प्रेम के लिए बनाए गए थे। अरे हम अपने घर में शीशा टांगते हैं ना, जिसको अपने सूरत की जितनी फिक्र होती है उतना बड़ा शीशा टांगता है और उतनी बार शीशा देखता है। साहित्य, कला, कार्टून जो शीशा है, आपको जितना अच्छा बनना है, अपने देश को जितना अच्छा बनाना है, जितनी तरक्की करनी है, उतना बड़ा शीशा टांगना होगा। असीम जेल से बाहर आ गया, लेकिन इस पूरे मामले में सरकार की खूब किरकिरी हुई है। असीम के समर्थन में हर तरफ से सरकार पर हमला बोला जा रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने ब्लॉग में आज की तुलना इमरजेंसी से करते हुए लिखा है, बोलने की आजादी और लोगों के हक को कुचलने को लेकर मैं आपातकाल को सबसे बुरा मानता रहा हूं, लेकिन ऐसा लगता है कि मौजूदा सरकार आपातकाल के दौर की सरकार से भी बुरी है। 1975 से 1977 के दौरान अगर आज की सरकार होती तो मुझे शक नहीं है कि असीम त्रिवेदी की तरह अबू अब्राहम को भी जेल में डाल दिया गया होता। आपातकाल में सरकार को कई अधिकार मिले थे, लेकिन आज की सरकार की तानाशाही मानसिकता नाकामी और हताशा से पैदा हुई है। आडवाणी अबू अब्राहम के उस मशहूर कार्टून का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने तब के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद पर व्यंग किया था। जवाब में कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा है कि ये पीएम बनने की उनकी हसरत है, जो ऐसे आरोप वो लगाए जा रहे हैं। माननीय आडवाणी जी की लालसा प्रधानमंत्री का पद पाने के लिए स्वाभाविक है और ये सब उसी के लिए प्रयास है। लगता है कि उनकी पार्टी में ही बहुत लोग उनके व्यूज को बहुत मानते हैं या गंभीरता से लेते हैं, तो फिर जब उनकी पार्टी में बहुत लोग उनके व्यूज से सहमत नहीं होते हैं तो आप हमारी प्रतिक्रिया उस पर क्यों लेना चाहते हैं? कार्टूनिस्ट के खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे को लेकर शिवसेना ने भी सरकार पर हमला किया है। सामना में छपे लेख में बाल ठाकरे ने कहा है, असीम ने मानचित्रों की अवमानना निश्चित रूप से की है, लेकिन इसके लिए राजद्रोह का केस लगाकर जेल में डालना उचित नहीं है। बीते 11 साल से अफजल गुरु जेल में है। असीम और अफजल को एक ही तराजू में तौलना ठीक नहीं है। भारी दबाव में देशद्रोह का आरोप लगाकर कार्टूनिस्ट को जेल भेजने को लेकर महाराष्ट्र सरकार पहले ही बैकफुट पर आ चुकी है। महाराष्ट्र सरकार ने देशद्रोह का केस वापस लेने की सिफारिश कर दी। असीम अब जेल से बाहर आ चुके हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर केस का कोई आधार नहीं था तो इतना संगीन आरोप लगाने में जल्दबाजी क्यों दिखाई? क्या ये हड़बड़ी इसलिए थी क्योंकि सरकार को अपने विरोध में उठने वाली आवाज पसंद नहीं? तो क्या आपातकाल से भी ज्यादा बुरी है ये सरकार? क्या अपने खिलाफ किसी तरह की कोई निंदा नहीं सुन सकती ये सरकार? यही है आज की बड़ी बहस का मुद्दा। सभी खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है मेरे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही, साथ ही कांग्रेस पार्टी के नेता रशीद मसूद जी हमारे साथ मौजूद है। असीम त्रिवेदी के दोस्त आलोक दीक्षित हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ चर्चा में बीजेपी के सांसद भूपेंद्र यादव भी जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। रशीद मसूद जी, मेरा पहला सवाल आपसे, जो बात आज उठ रही है, जो लालकृष्ण आडवाणी ने भी आज कहा कि आपातकाल से भी बुरी लग रही है उन्हें यह सरकार, क्योंकि जिस तरह की रोक टोक लगाई जा रही है फ्रीडम ऑफ स्पीच पर, यह आपातकाल से भी बुरा है। देखिए, आडवाणी जी को अपनी बात कहने का हक है, लेकिन ये सारी जो बातें आज कही जा रही हैं, ये देश के हित में या आज़ादी के हित में नहीं कही जा रही हैं, बल्कि कुर्सी के हित में कही जा रही हैं। और
बार बार हर चारों तरफ से कोई ना कोई इश्यूज़ को लेकर के बहस ना हो और पब्लिक में हंगामे रहें और टीवी पे अखबारों में इस तरीके के बयानात आते रहें, पार्लियामेंट को नहीं चलने देना, तो ये हो सकता है कि आडवाणी जी ने जो रोल प्ले किया है पार्लियामेंट को न चलने देना, यानी लोगों के सामने बहस को न होने देना, समस्याओं का लोगों के सामने नहीं आना और जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं उन इल्ज़ामात को फ्लोर के ऊपर न लगा करके और उनका जवाब न सुन के हंगामा करना और पार्लियामेंट को रोकना। लेकिन रशीद मसूद साहब, अभी आडवाणी जी बात कोयला गेट की नहीं कर रहे हैं। कुल मिलाकर वो ये कह रहे हैं कि जिस ढंग से कभी ट्विटर पर पाबंदी लगने की बात होती, कभी सोशल मीडिया पर, कभी देशद्रोह का मुकदमा चला दिया जाता है एक कार्टून के ऊपर, और कभी दूसरी तरह से वॉशिंगटन पोस्ट में एक लेख छपता है, उसमें पीएमओ जिस ढंग से रिएक्ट करता है, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे लगता है कि सरकार में हताशा है, सरकार में निराशा है, और सरकार, जैसा आप कह रहे हैं कि वो कुर्सी के हित में बात कर रहे हैं, तो आपकी सरकार अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ ऐसी चीजें अपना रही है जो उसे अपना विरोध, अपनी निंदा, अपनी आलोचना कतई पसंद नहीं है, और जो ऐसा कुछ करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल नहीं, मैं वही बात अब आपातकालीन की ही बात कर रहा था कि आपातकाल में आवाज़ बंद थी, आज आवाज़ बंद करना चाहती है बीजेपी। हम चाहते हैं कि आवाज़ को पार्लियामेंट के फ्लोर पर रखी जाए, और आवाज वो कहते हैं हम आवाज सुनेंगे नहीं। सिर्फ पार्लियामेंट का फ्लोर ही नहीं है, यहाँ पर तो एक कार्टूनिस्ट के ऊपर देशद्रोह का मामला चलता है। वो कार्टूनिस्ट पूछता है कि उसने देश के खिलाफ क्या किया है। कि अगर आप एक कार्टूनिस्ट वाली बात पूछेंगे तो फिर मेरी दूसरी बात बताऊंगा। देखिए, इस देश के अंदर कोई कानून भी एब्सोल्यूट नहीं हो सकता है कि आप पूरी आज़ादी दे दीजिए, पूरे हर चीज़ के ऊपर कहीं ना कहीं आपको कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ेगी। ये बात मैं समझता हूँ कि जहाँ तक कार्टून बना करके, लेकिन आप सच बताइए, मैं छोटा सा एक आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, छोटा सा बताइए, क्या जिसने कार्टून बनाया उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलाना ठीक था, धारा लगाना ठीक थी क्या? मेरे राय में नहीं थी। वही मैं कहने वाला वही था कि रेस्ट्रिक्शंस रीजनेबल होनी चाहिए, और कार्टून बनाना, देखिए मैंने कहा जैसे प्रतीक चिन्ह है हमारे कुछ, उनका अपमान होगा तो कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो उस पर रेस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। और ख़ास तौर पर हमारे यहाँ मुख्तलिफ धर्मों के लोग रहते हैं। अब हमारे एक किसी धर्म के लोगों के मैं एक मिसाल के तौर पर कहता हूँ कि हमारे पैगंबर के कोई कार्टून बनाएंगे तो रिएक्शन उसका 101% होना है। किसी हिंदू देवी देवताओं को गलत तरीके पर पेश किया जाएगा तो रिएक्शन उसका होना है। तो ये अलाउ नहीं कर सकती है कोई सरकार भी कि आप तो देशद्रोह का मामला चलाओगे तो भी रिएक्शन होगा। एक्सट्रीम आप इसको लेके चले जाएं। देशद्रोह मैंने कहा कि लोगों ने जिस तरह से प्रदर्शन किए, मैं समझता हूँ कि ये देशद्रोहिता का ज्यादा बड़ा मामला था, और वो उसको विड्रॉ भी शायद उन्होंने इसीलिए किया हो, लेकिन वो तो दबाव में आकर किया ना, पहले ही सरकार ने ऐसा लगाया नहीं। देखिए, हर चीज को ऐसा है कि आप जो बैठा हुआ है एक आदमी थाने के अंदर, वो डिसीजन ले रहा, आप उसको एकदम चीफ मिनिस्टर से जोड़ देंगे। चीफ मिनिस्टर तो पहुंचते पहुंचते वक्त लगता है। एक पूरा आप देखिए प्रणाली देखिए जो हमारे वर्किंग सिस्टम है, सिस्टम में FIR ले जाएगा थाने में, या थाने का सिपाही FIR करेगा तो वो कोई चीफ मिनिस्टर से या उससे प्राइम मिनिस्टर से या IG पुलिस से नहीं पूछ कर करता है, बल्कि अपने विवेक पे करता है। लेकिन होम मिनिस्टर को रिएक्ट करने में 48 घंटे लग जाते हैं। ये वो देखिए, ये एक नेचुरल बात है कि जब तक पूरी चीज़ों को देखा नहीं जाएगा उसमें इतनी इमीडिएटली कोई फैसले नहीं होते हैं। लेकिन मसूद साहब, सवाल तो ये भी उठता है ना, इसमें देखना क्या है? जो कार्टूनिस्ट है वो कह रहा है कि मैंने कार्टून बनाया, वो ये भी कह रहा है कि देशद्रोह का इसमें कोई मामला नहीं है, फिर 48 घंटे क्यों लग जाते हैं? नहीं, देखिए वो कह रहा है कि देशद्रोह का मामला नहीं है, लेकिन पुलिस समझ रही है। जब ये सब चीज़ें आई, हर आदमी जो कुछ करता है वो ये नहीं कह के करता है कि मैं ये जुर्म कर रहा हूँ, वही कहता है नहीं ये जुर्म है ही नहीं। और आज तो एक बात बताइए आप, ये आवाज़ उठा दी जाती है कि बाइकआउट कर दीजिए ऑफिस का, पुलिस सपोर्ट नहीं करे किसी धरने प्रदर्शन में बैठे हुए, तो ये कहीं ये देशद्रोहिता की बात तो मैं नहीं कहता, मैं अगर देश के। लेकिन रशीद मसूद साहब, एक बड़ा सवाल तो ये उठता है ना, जब आपकी सरकार कोई फैसले नहीं कर पा रही, पॉलिटिकल पैरालिसिस है, कभी ममता बनर्जी नाराज हो जाती हैं, उनके डर से कोई फैसला नहीं हो पाता, कभी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने को लेकर लगातार चीज़ें लटकती जाती हैं, उसके कारण बाजार में भी एक हताशा सी पैदा होती है। तो इसके लिए आम आदमी का क्या कसूर है? इसके लिए आम जनता जो फेसबुक है या सोशल मीडिया पर या सड़क पर आकर रिएक्ट करती है, तो वो क्यों ना रिएक्ट करे? उसे रिएक्ट करने की
अभिव्यक्ति की आज़ादी, अपना गुस्से को इजहार करने की आज़ादी क्यों नहीं होनी चाहिए? देखिए, जो अभी सोशल मीडिया में कहा है, सोशल मीडिया पे एक बहुत लिमिटेड टाइम के लिए और SMS के ऊपर पाबंदी की बात आई थी, और वो था जब एक माइग्रेशन होने लगा आसाम के लोगों का, आसाम जाने लगे, तो SMS इतनी बड़ी तादाद में लोगों को किए गए कि उससे अफवाह फैल करके ऐसा लगा कि देश के अंदर कहीं भी किसी। लेकिन रशीद मसूद साहब, कहा यह भी जा रहा है कि असम के मामले को अगर अलग कर दिया जाए तो भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर जिस तरह से कंट्रोल करने के को लेकर जो बयान सरकार देती रही है उसको लेकर बहुत विरोध अतीत में हुआ है। मैं फिर से आपके पास आऊंगी, लेकिन हमारे साथ असीम त्रिवेदी के दोस्त आलोक दीक्षित भी अब जुड़ गए हैं। आलोक जी, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जो नुमाइंदगी कर रहे हैं रशीद मसूद साहब, उनका यह कहना है कि देशद्रोह का जो आरोप लगा, जो धारा लगी असीम त्रिवेदी पर, वो गलत थी, लेकिन बावजूद उसके इस लोकतंत्र में सबको थोड़ा सा सेल्फ रेगुलेशन जरूर होना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर सीमाएं बांध कर चलनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? अरे वाह, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि देशद्रोह की धारा अगर गलत थी तो असीम को गिरफ्तार किया क्यों गया था। और चलिए, अगर आपने बात मानी है कि देशद्रोह की धारा गलत है, तो इसके बाद भी हम बात कर लेते हैं कि आखिर आप कौन होते हैं बताने वाले कि असीम देशद्रोही है या असीम ने कुछ गलत किया, अपनी सीमाएं लांघी है। क्या आपने तो अपनी सीमाएं इस हद तक लांघ दी है कि आज पूरा देश आपसे परेशान है। तो अगर कांग्रेस पार्टी का कोई नुमाइंदा बताता है कि असीम ने अपनी सीमाएं लांघी है, तो मैं उससे यही कहूंगा कि पहले आप अपनी सीमाएं देखिए। आपने अपनी सीमाएं बहुत पहले लांघ दी थी। ये वही, अगर असीम ने एक एम्बलम बनाया है तो वो एम्बलम आपके उस घोटाले के ऊपर भी लगा हुआ है जिस घोटाले के तहत आपने कोल घोटाला किया था। आपने ढेर सारे घोटाले किए जिन पे देश का एम्बलम लगा हुआ है। तो मेरे ख्याल से आपने देश की गरिमा को लूटा है, आपने अपनी मर्यादाएं लांघी है। तो आप हमें मत बताएं कि हमने अपनी मर्यादाएं कब लांघ दी थी। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि जो घोटाले करते हैं उन पर तो कभी देशद्रोह की बात नहीं की जाती, उनको जेल जाने में इतना वक्त लगता है, तो फिर कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया गया? हमारे साथ बीजेपी सांसद भूपेंद्र यादव भी इस चर्चा में जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ये सरकार की झंझलाहट है, निराशा है, जिसकी वजह से अब जो कोई भी सरकार की निंदा करता है, चाहे वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर करे या कार्टून के माध्यम से करे, सरकार वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है? बर्दाश्त करने से ज़्यादा मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार हताशा में डूबे हुए कदम उठा रही है। वास्तव में अगर आप यूपीए सरकार को देखेंगे तो सरकार ने अपना स्वविवेक खो दिया है। इस समय है और दिन प्रतिदिन एक से एक नए घोटाले उजागर हो रहे हैं। उसको लेकर के मेरे को लगता है कि सरकार किसी भी तरीके के सभी विषयों में संभ्रम खड़ा करना चाहती है, कन्फ्यूजन क्रिएट करना चाहती है। और वो कन्फ्यूजन चाहे संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर हो, वो कन्फ्यूजन चाहे स्कैग के ऊपर हो, और उस कन्फ्यूजन को लेकर के चाहे अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर, चाहे अभिव्यक्ति के ऊपर जिसको कहते हैं रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के नाम पर सरकार इस तरह के कदम उठा रही है। मुझे लगता है कि ये यूपीए सरकार एक हताशा के दौर से गुजर रही है। संकट इस बात का है कि यूपीए सरकार की हताशा का परिणाम देश के ऊपर हो रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है ना कि कंफ्यूजन की बात अलग है, हताशा की बात अलग है, लेकिन इमरजेंसी से आप कैसे तुलना कर सकते हैं इसकी? इमरजेंसी से हम इस प्रकार से तुलना कर सकते हैं कि अगर प्रधानमंत्री का बयान जो संसद में उन्होंने कोल के संबंध में दिया था, उस बयान को अगर आप विश्लेषण करेंगे विजय जी, तो उसमें उन्होंने कहा कि कैग विवादास्पद है, देश की संसद में कानून पास नहीं हो सकते, संघीय ढांचा हमारे आड़ा आता है, और लॉ मंत्रालय, विधि मंत्रालय जो है वो विरोधाभासी रिपोर्ट देता है, और हम जो करना चाहते हैं हम केवल विकास करना चाहते हैं। लेकिन इनका भ्रष्टाचार का भांडा इतना फूट गया है कि जीडीपी में इनकी तरफ से जो भी कैग के जो आवंटन बांटे गए, 2G के बांटे गए, उसके कारण जीडीपी में कोई विकास नहीं दिखता है। तो सरकार का प्रधानमंत्री जब जनता से संवाद तोड़ दे, संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर एक तरीके से विवादास्पद करके प्रश्न चिन्ह लगाने लगे, सरकार के सारे मंत्री संवैधानिक संस्थाओं को धमकी देने लगे, और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर लोगों को जेल के अंदर ठूसा जाए, तो ये इमरजेंसी जैसे हालात नहीं है तो और किस प्रकार के? चलिए भूपेंद्र यादव जी, तो आप कह रहे हैं कि ये इमरजेंसी जैसे हालात नहीं है, तो और क्या है? जब जहां से भी निंदा सरकार की हो रही है, कहीं ना कहीं सरकार कोशिश कर रही है कि वो जो निंदा कर रहे स्वर हैं उनको दबाया जाए, फिर चाहे वो कार्टूनिस्ट हो, चाहे वो सोशल नेटवर्किंग साइट हो। और भूपेंद्र यादव जी, आप CAG जैसी संस्थाओं का नाम भी ले रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, उसके बाद मैं रशीद मसूद जी से इसका जवाब लेना चाहूंगी। इसके साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जवाहर लाल कौल जी भी जुड़ गए हैं, उनसे भी बात।
बड़ा सवाल यही है कि क्या ये मौजूदा सरकार आपातकाल की सरकार से भी ज्यादा बुरी है? क्या अभिव्यक्ति की आजादी आम नागरिक को इस देश में नहीं है? सभी खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ जवाहरलाल कौल, वरिष्ठ पत्रकार, भी इस चर्चा में जुड़ गए हैं। जवाहरलाल जी, आपसे जानना चाहूंगी, इमरजेंसी का वक्त आपने देखा है, क्या वाकई में आज की सरकार की स्थिति की तुलना इमरजेंसी के वक्त जो सरकार थी, जिस तरह से वो काम कर रही थी, उससे की जा सकती है? दरअसल इमरजेंसी एक आतंक और आशंका के कारण पैदा होती है। अगर प्रवृत्ति की बात माने तो फिर इस समय ऐसी ही प्रवृत्ति सरकार में है कि वो किसी न किसी कारण से जनता से, आम लोगों से और अभिव्यक्ति से डर रही है। लेकिन मैं नहीं मानता कि इस वक्त हालात इमरजेंसी जैसे हैं, लेकिन उस ओर बढ़ सकती है, इतना जरूर है। आप कह रहे हैं उस ओर बढ़ सकती है, ये जरूर है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति की आज़ादी पर खतरा मंडरा रहा है। रशीद मसूद जी, जवाहरलाल कौल जी, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी कह रहे हैं इमरजेंसी के दिनों को याद करते हुए कि इस वक्त उस तरह की स्थिति नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आपकी सरकार जो कदम उठा रही है, शायद हताशा और निराशा में वो इमरजेंसी के पीरियड की ओर बढ़ते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। देखिए, कौल साहब जो बात कह रहे हैं वही बात मैं भी कह रहा हूँ, थोड़ा से फ़र्क के साथ। जो उनका पहला हिस्सा है वो इत्तेफाक से हमारी बात से इत्तेफाक ही कर रहे हैं। दूसरा हिस्सा है कि उनको ये शक है कि जो हालात हो रहे हैं शायद ये इमरजेंसी जैसी सिचुएशन पैदा कर दे। एक बात मैं कौल साहब से कह दूं कि अमेंडमेंट के बाद अब इमरजेंसी लगाना मुमकिन नहीं है इतना आसानी से। दूसरी बात यह है कि उस तरफ कदम बढ़ ही नहीं रहे हैं। आज मैंने जैसा कहा कि आज़ादी एब्सोल्यूट नहीं हो सकती, उस पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हर चीज़ पे रेस्ट्रिक्शंस आएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन को कभी कभी ये सही होता है कि इमरजेंसी से, कौल साहब को याद होगा, पहले एक बात रही कि शायद जो इंदिरा जी भी ना चाहती हो, जो कांग्रेस भी ना चाहती हो, वो अफसरशाही उनको समझ करके ये खुश हो जाएंगे, इससे बहुत सारे कदम ऐसे उठाते थे। तो आज भी ऐसे हो रहा है कि अगर ये हुआ है, अभी जो देशद्रोहिता का मुकदमा कायम हुआ है, उसको माना सबने कि हाँ ये ठीक नहीं था, लेकिन ये भी साथ साथ मान रहे हैं कि जो कुछ हमारे सिंबॉलिक चीज़ें हैं, प्रश्न चिन्ह हुए हैं, प्रतीक चिन्ह है, जैसे तिरंगा है, आप इसका अपमान करोगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आप सोचोगे। आप नेशनल एम्बलम का अपमान करोगे तो कहीं ना कहीं तो हमें कुछ सोचना पड़ेगा। अभी हमारे यादव साहब भी फरमा रहे थे, देखिए करप्शन के बारे में आप क्यों भाग रहे हो? आप उन 4 मुख्यमंत्रियों ने जो वीटो इस्तेमाल किया है, ये आपसे 93 में ये कानून बना, ये स्क्रीनिंग कमेटी से दिया जाएगा, थ्रू अलॉटमेंट होगा। आपकी सरकार उसमें थर्ड फ्रंट भी है और बीजेपी भी है, 96 से लेकर 2004 तक रही। आपके दिल में तो कभी ये ख्याल नहीं आया कि ये सिस्टम बदलना चाहिए? नहीं मसूद साहब, हम फिर इस चर्चा को कहीं और ले जाएंगे। हम यहाँ पर कोल आवंटन की बात नहीं कर रहे हैं, बात इसी चीज की संदर्भ में हो रही है। उन्होंने उठाया, वो विपक्षी पार्टी है, वो तो उठाएगी, उसको लेकर आएगी। विपक्षी पार्टी को ये अधिकार है कि उठाए, हमें अधिकार नहीं कि हम जवाब दें। आप जवाब दें, लेकिन जो चर्चा का विषय है उस पर जवाब दें। जो ये बात हो रही है अभिव्यक्ति की आजादी पर, हमारे साथ आलोक दीक्षित भी मौजूद है। आलोक जी, क्योंकि असीम त्रिवेदी को ये सब कुछ भुगतना पड़ा है, जेल में रहना पड़ा, और उसके बाद एक वक्त ऐसा आया जब पूरे देश भर में प्रदर्शन हुए, आपको क्या लगता है जो स्टेटमेंट आज दिया गया है लाल कृष्ण आडवाणी की तरफ से कि आपातकाल से भी ज्यादा बुरी ये सरकार लगती है, आप क्या कहेंगे इस पर? मैं तो कहूंगा कि आपातकाल में जो सरकार थी उसके 2 सींगें नहीं निकली हुई थी, उसको डायनासोर की तरह नहीं दिखती थी। सरकार की अप्रोच बताती है कि सरकार कैसी है। आज जो हालात इमरजेंसी जैसे इसलिए है क्योंकि सरकार की अप्रोच ऐसी है कि आप अगर वेबसाइट बनाते हैं तो आपकी वेबसाइट बैन कर दी जाती है। आप अगर किसी संयंत्र का, किसी परमाणु संयंत्र का विरोध कर देते हैं तो हजारों लोगों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लग जाता है। आज अगर आप अपना ब्लॉग लिख देते हैं तो आपका ब्लॉग डिलीट कर दिया जाता है, और अगर आपके बारे में कहीं बाहर लिख दिया गया तो आप उनसे माफ़ी मांगने को मजबूर कर देते हैं। तो बात यह कि आज के हालात ऐसे कि टॉलरेंस कम हो गया है सरकार का। सरकार को हर बात ऐसा लगता है कि सरकार सत्ता उखाड़ दी जाएगी। उस समय जब इमरजेंसी लगी थी तब जयप्रकाश नारायण सत्ता उखाड़ने को तैयार थे, ऐसा कहा जाता था, और आज उन्हें लगता है कि आम आदमी उनकी सत्ता उखाड़ देगा। प्रधानमंत्री कहते हैं कि सोशल मीडिया एक चुनौती है। चुनौती इसलिए है क्योंकि सोशल मीडिया को दबाया नहीं जा सकता, इसलिए उन्हें एक चुनौती लगती है। तो आज की जो सरकार की अप्रोच है
वो इमरजेंसी वाली है। इसलिए हम तो, हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि हम इमरजेंसी जैसी सरकार है या फिर आज की सरकार है। हम तो सिर्फ इतना कहेंगे कि सरकार का तरीका इस तरह का हो गया है कि अब इमरजेंसी अगर लगा दी जाए तो कोई नई बात नहीं होगी। बड़ी बहस जारी है इस मुद्दे पर कि क्या ये सरकार आपातकाल से भी ज्यादा बुरी है। विजय जी, क्या सरकार की ये झुंझलाहट है, क्या कहीं ना कहीं जो मुख्य मुद्दे हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार का हो, महंगाई का हो, औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े जो आ जाए हैं, इन तमाम समस्याओं से जूझ रही सरकार मुद्दों से ध्यान हटाना चाहती है और यही वजह है कि कोई भी निंदा करने आता है तो उसे दबाने की कोशिश होती है? देखिए, मुद्दों से ध्यान हटाने की सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन जितना हटाने की कोशिश करती है मुद्दों पर ध्यान और ज़्यादा केंद्रित होता जा रहा है। अब चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, कोयला गेट हो या 2G वाला घोटाला हो, अब सरकार अपनी तरफ से भले ही कितनी सफाई देती रहे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी एक छवि सरकार के खिलाफ जा रही है। जनता, आम जनता को लगता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, उसका काउंटर आप कर नहीं पाते, आप कोई बड़े फैसले नहीं ले पाते। आप भूमि अधिग्रहण जैसा बिल अटका हुआ है, वो सिर्फ TMC के कारण अटका नहीं हुआ, आपकी पार्टी खुद ही उस पर फैसला नहीं ले पाई है। 3 बार वो मंत्रिमंडल समिति में जाता है, 3 बार स्टैंडिंग कमेटी में जाता है, EGM एक बार और बैठती है। तो उसमें पेंशन बिल है, रिफॉर्म बिल, बीमा क्षेत्र का जो रिफॉर्म बिल है, ऐसे कई सारे बिल है। फूड सिक्योरिटी एक्ट जो आपका सबसे बड़ा चुनावी वादा था, 2.5 साल होने के बाद आप 1 इंच आगे नहीं सरकते हैं। तो ऐसे में जब अंदर की हताशा है, अंदर की निराशा है और ये जितने लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, इन्हें आप मौका दे रहे हैं, आप इन्हें मौका दे रहे हैं, तब ये लोग सड़कों पे आ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और ये मौका आप नहीं दे, ऐसा कोई उपाय, कोई हथियार, कोई एक विकल्प आपके पास, सरकार के पास जब दिखता नहीं है, तो ऐसे में फिर जनता सड़क पे उतरे और आप फिर वही तरीके अपनाने लग जाएं कि इस पर पाबंदी लगा दो, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दो, ये अखबार विदेशी अखबार ने छापा तो उसे माफी मांगने के लिए कह दो। तो ये सारी जो सरकार की हताशा हुई, लेकिन क्या आपातकाल से इसकी तुलना करना अतिशयोक्ति नहीं है? एक ऐसे वक्त में जब सोशल नेटवर्किंग साइट पर अगर कुछ आ जाता है, थोड़ी देर में वो वायरल हो जाता है, अगर कोई जेल में जाता है तो प्रदर्शन होते हैं, आपको उसे छोड़ना पड़ता है, ऐसे में क्या वाकई में आपातकाल से तुलना हो सकती है? नहीं, मुझे नहीं लगता। ये तो मैं समझता हूँ अडवाणी जी ने कहा है थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण है कि आपातकाल या इमरजेंसी जैसी स्थितियों से, क्योंकि तब जिस ढंग से नागरिक अधिकारों का हनन हुआ था वैसी स्थिति नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मंशा ऐसा लगता है कि सरकार का बस चले तो ऐसा कर दे, सरकार का बस चले तो वो ट्विटर पर रोक लगा दे पूरी तरह से, सरकार का बस चले तो वो सोशल मीडिया पूरी तरह से बैन करे, अभिव्यक्ति की जो आजादी है उसको रोकने की कोशिश सरकार करे। लेकिन ऐसा माहौल बनता नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि जो जनता का जोश और ताकत है 1975 और 2012 में बहुत फर्क है, बिल्कुल बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है। 1975 का अब वो जमाना नहीं रहा है। भूपेंद्र यादव जी, ये अतिशयोक्ति आपको लगती है जो लालकृष्ण आडवाणी ने कहा है? 1975 के एरा को हम कंपेयर कर रहे हैं 2012 में। भूपेंद्र यादव जी, आडवाणी जी ने जो नेहा जी आडवाणी जी ने जो ब्लॉग लिखा है, उस ब्लॉग को अगर आप पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा है कि इमरजेंसी के दौर में जब श्रीमती गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, तब उस समय के कार्टूनिस्ट अबू इब्राहिम ने 2 कार्टून बनाए थे। पहले कार्टून में उन्होंने राष्ट्रपति को बाथरूम के अंदर, क्योंकि रातों रात उनसे पेपर साइन कराए गए, राष्ट्रपति बाथरूम के टब में बैठे हैं और वो पेपर पे साइन, इमरजेंसी के पेपर पे साइन कर रहे हैं। दूसरा कार्टून उन्होंने बनाया था कि जो इंदिरा गांधी ने जो 20 सूत्री कार्यक्रम दिए थे, वो एक आम गरीब आदमी लेके जा रहा है, उसके लिए वो कांटे के समान है, जैसे वो उसके लिए कांटे हैं। उन्होंने कहा कि 75 के दशक में जब इस प्रकार के 2 कार्टूनों को भी उस समय की इमरजेंसी की सरकार ने बर्दाश्त किया, और आज इस कार्टून में आप असीम त्रिवेदी को जेल में देते हैं, तो उन्होंने कहा वर्तमान परिस्थितियों की तुलना करने पे इस प्रकार का लगता है कि जैसा कि अभी विजय विद्रोही जी कहते, यही शब्द आडवाणी जी ने कहे हैं, द माइंडसेट ऑफ द प्रेजेंट रूलर्स इज बॉर्न आउट ऑफ फेलियर एंड डिस्प्रेशन। मतलब उनका एक तरीके से फेल होना, उनका असफल होना और उससे जो हताशा उत्पन्न हुई है, उस प्रकार से इस प्रकार के सरकार के जो परिणाम है सामने आ रहे हैं। लेकिन भूपेंद्र यादव जी, उंगलियां सिर्फ सरकार पर ही क्यों उठे? अगर कार्टून्स की बात करें, सोशल नेटवर्किंग साइट की बात करें, भूपेंद्र जी सुन लीजिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि उंगलियां सरकार पर ही क्यों उठे? आप विपक्षी पार्टी हैं, आप तो सरकार पर उंगली उठाएंगे, लेकिन जब बात कार्टून्स के माध्यम से हो रही है या लोग जो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं पूरे राजनीतिक तंत्र के लिए दे रहे हैं, आपको नहीं लगता राजनीतिक तंत्र में जितनी पार्टियां हैं कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी क्राइसिस सबके लिए है, आपकी पार्टी के लिए भी है? देखिए, राजनीति में अगर क्रेडिबिलिटी क्राइसिस होता है तो लोग बड़ी भारी संख्या में आके मतदान नहीं करते। नेहा जी, आप डिबेट को मोड़ने की कोशिश मत करिए। मैं डिबेट को मोड़ नहीं रही हूँ। रहा है कि राजनीतिक नहीं, भूपेंद्र यादव जी, मैं ऑन रिकॉर्ड
रखना चाहूंगी, मैं बिल्कुल डिबेट को नहीं मोड़ रही हूँ। चलिए दीक्षित जी से यही पूछ लेते हैं। अकाउंटेबिलिटी की बात होगी ना, तो आपकी तरफ से भी होगी। अरुण दीक्षित जी, आपको क्या ऐसा ही लगता है? नहीं, आलोक दीक्षित जी, आपको भी ऐसा ही लगता है? होगा, मैं तो ये मानता हूँ राजनीतिक नहीं, हमें तो ये लगता है कि सरकारों का चरित्र ही ऐसा होता है कि सरकारें कंट्रोल करना चाहती हैं। जब आपके हाथ में सत्ता है तो आप कंट्रोल करते हैं। हम ये बिल्कुल नहीं मानते कि भारतीय जनता पार्टी अगर पावर में होती तो वो इस कार्टूनों को बर्दाश्त करती। समस्या यही है, आज सरकारों के साथ समस्या यही है कि सरकार कंट्रोल कर रही है। जहां एक तरफ कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां हमें ओपननेस दी जा रही है, वहां ऐसी जगह भी हैं, ऐसी सरकारें भी हैं। आज दुख की बात यह है कि सरकारें कंट्रोल कर रही हैं। ऐसे में अगर आडवाणी जी ये ब्लॉग लिखते हैं तो प्रशंसनीय है, मगर मैं उनसे भी अपेक्षा करता हूं कि आडवाणी जी भी कुछ, आडवाणी जी की सरकार होती तो मुझे बिल्कुल आशा नहीं है कि आडवाणी जी इन कार्टूनों को बैन नहीं करते। तो मैं किसी सरकार के किसी पार्टी के खिलाफ बात नहीं करें। असीम ने किसी पार्टी के खिलाफ कार्टून नहीं बनाए थे, असीम ने कुछ कार्टून बनाए थे भ्रष्टाचार पर चोट करते हुए, और आज भ्रष्टाचार सभी पार्टियों ने किया है, वो भाजपा हो या कांग्रेस हो। तो असीम का स्टैंड क्लियर है कि वो किसी भी सरकार में अपने कार्टून बनाएंगे, और मुझे पक्का पता है कि जब आगे कोई सरकार बदलेगी तो ऐसे कार्टूनों को वो भी बर्दाश्त नहीं करेगी। जवाहरलाल कौल जी, यहाँ मैं आपको चर्चा में लेकर आना चाहूंगी। अगर हम आपातकाल से अभी भूपेंद्र यादव जी, क्योंकि जी बोलिए, संक्षेप में बोलिए। मैं अपनी बात को पूरा करना चाहूंगा। मेरा ये कहना है कि राजनीतिक लोगों को बार बार चुनाव में जाना पड़ता है। एक राजनीतिक पार्टी का कर्तव्य होता है वो जनता के लिए अकाउंटेबल हो, और आप व्यवस्था के संबंध में अगर किसी भी प्रकार की संभावनाएं या परिवर्तन की संभावनाएं उठती हैं, उसको उस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। और कुल मिलाकर आडवाणी जी का जो ब्लॉग है, वो आडवाणी जी का ब्लॉग दो परिस्थितियों में, जो अबू इब्राहिम का कार्टून उस समय बनाया था और उस समय की परिस्थिति और आज की परिस्थितियों में तुलना है। और मेरा मानना है जब डिबेट चलती है तो राजनीतिक व्यवस्था के लिए डिबेट चलती है, और उसमें सभी का उत्तरदायित्व बनता है कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करें, लेकिन उस पर राइडर को भी बनाते हुए हम देश में एक लोकतंत्र को स्वस्थ तरीके से उस परंपरा को जीवित करें। तो क्या वो वाकई में स्वस्थ लोकतंत्र है या नहीं? जवाहरलाल कौल जी, अगर 1975, जी बिल्कुल मैं आपके पास आऊंगी रशीद मसूद जी, लेकिन उससे पहले कौल साहब आपसे जानना चाहूंगी, 1975 के अगर वक्त को आप याद करें, उस वक्त जिस तरह के कार्टून बनते थे या जिस तरह का व्यंग होता था राजनीतिक पार्टियों पर, अगर 2012 या आज की परिस्थितियों से हम उसकी तुलना करें, आपको क्या लगता है, क्या उस तरह की आजादी, उस तरह का व्यंग क्या अब किया जा सकता है? क्या राजनीतिक पार्टियों में उस तरह की सहन शक्ति अब मौजूद है? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं कि जब इमरजेंसी या आपातकाल की स्थिति आ जाती है तो उसके पीछे एक तरह का डर होता है। सत्तारूढ़ व्यक्ति हो या सत्तारूढ़ पार्टी, उसके मन में एक डर होता है, और उस डर की वजह से जो भी आशंकाएं, जो भी खतरे उसे दिखाई देते हैं, वो जरूरत से ज्यादा बड़े होते हैं। जेपी से कांग्रेस पार्टी को या सत्तारूढ़ दलों को उतना खतरा नहीं था जितना वो मानते थे। इससे एक प्रवृत्ति पैदा होती है कि चीजों को पनपने न दिया जाए, उन्हें पनपने से पहले ही उनको दबा दिया जाए। अब ऐसी प्रवृत्ति आज भी है, लेकिन मैं मसूद साहब से सहमत हूं कि आज अगर कोई इमरजेंसी लागू करना चाहे तो नहीं कर सकता। आज इमरजेंसी जैसा कानून लागू होना संभव नहीं है। लेकिन आप कह रहे थे ना हालात ऐसे बन रहे हैं। सवाल है कि इमरजेंसी से बहुत पहले, जवाहरलाल जी आप ये कह रहे थे ना थोड़ी देर पहले कि हालात ऐसे जरूर बन रहे हैं, तो आपको क्यों लग रहा है कि हालात ऐसे क्यों बन रहे हैं? हालात इसलिए बन रहे हैं कि जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है, सत्तारूढ़ व्यक्ति होते हैं, उनको लगता है कि वो जो करना चाहते थे उसमें सफल नहीं हो रहे हैं। असफलता और निराशा की हालत में वे ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो शायद उनके मन में नहीं हो। अब जैसे कार्टूनिस्ट को आप सेडिशन या देशद्रोह के कानून में उलझाएं, ये कोई भी समझदार राजनीतिक नहीं कर सकता। ऐसा किया गया, इसका मतलब ये है कि सरकार का जो तंत्र है, सरकार की जो व्यवस्था है, उस पर उनका पूरा नियंत्रण नहीं है। मसूद साहब, यही बात पूरा जो नियंत्रण है जो जवाहरलाल कौल जी कह रहे हैं में भी हुई थी और आपात स्थिति में भी हुई थी। बिल्कुल, जो जवाहरलाल कौल जी कह रहे, रशीद मसूद साहब साफ तौर पर कह रहे हैं कि आपातकाल भले ही अभी ना आए। आडवाणी जी के कार्टून, जी कौल साहब बात पूरी कीजिए आप अपनी।
अडवाणी जी के अडवाणी जी की जो उन्होंने टिप्पणी की है, जो उन्होंने बताया है कि आज हालात इमरजेंसी के समय से बदतर हैं, तो उसका संदर्भ केवल अभिव्यक्ति की आज़ादी के साथ है। कार्टूनिस्ट को बर्दाश्त न कर पाना ये अब राजनीतिक नेताओं की और सत्तारूढ़ पार्टियों की अपने मन की कमजोरी और अपनी घबराहट का ही परिणाम होता है। इसको दबाकर वह कभी भी अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबा नहीं सकते। मुझे याद है कि इमरजेंसी से बहुत पहले एक कार्टूनिस्ट को इसलिए कार्टून बनाना बंद करना पड़ा एक प्रतिष्ठित अखबार में, क्योंकि वो श्रीमती इंदिरा गांधी की नाक बहुत ज्यादा लंबी बना लेते थे। तो इस तरह की असहिष्णुता, इस तरह की सहन करने की क्षमता की कमी जब सत्तारूढ़ दलों में आ जाती है तो वो इस तरह की गलतियां कर रहे हैं। मैं नहीं मानता कि इमरजेंसी के हालात इस वक्त हैं, लेकिन इमरजेंसी लागू करने की जो प्रवृत्ति, जिनसे इमरजेंसी लागू करने की इच्छा पैदा होती है, वैसी प्रवृत्ति इस वक्त मौजूद है। बड़ी बहस हमारी जारी है, लेकिन इस बीच एक अहम खबर यह आ रही है कि कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी के खिलाफ देशद्रोह के मामले पर पहली बार अन्ना हजारे की प्रतिक्रिया आई है। सरकार पर बरसते हुए अन्ना ने कहा है कि लोगों को जागरूक बनाने वालों पर देशद्रोह का मुकदमा हो रहा है, लेकिन घोटाले के आरोपियों पर कार्यवाही नहीं हो रही है। असीम त्रिवेदी ने जो कार्टून निकाला और उस कार्टून के बदले में उनको देशद्रोह का गुनाह दाखिल किया, ये सच ये कहना है कि आज सरकार चलाने वालों को भी ट्रेनिंग देना पड़ेगा। उनका इतना स्टडी नहीं है। अरे देशद्रोही तो घूम रहे बाहर, और कार्टून निकालने वालों को आप देशद्रोही कहते हैं। अरे वो तो लोगों को जगा रहा है। जो कार्टून निकाल रहा वो लोक शिक्षा, लोक जागृति का काम कर रहे हैं। क्यों नहीं उसने ऐसा कार्टून निकालना? आज लोकसभा में बैठे हैं, क्या ये सब बहुत चारित्रशील लोग हैं? अरे 15 मंत्री पर तो आरोप है, 163 लोग दागी है संसद में, तो उसने जो कार्टून निकाला क्या गलती किया उसने? तो अन्ना हजारे की पहली प्रतिक्रिया असीम त्रिवेदी के मामले पर रशीद मसूद साहब। अन्ना हजारे का ये कहना, भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले जेल के अंदर जाते हैं और भ्रष्टाचार करने वाले जेल के बाहर। देखिए, जितनी टीम अन्ना है सारे भ्रष्टाचार के इल्ज़ाम में मुलव्विस हैं। चाहे बेदी जी को ले लीजिए, चाहे केजरीवाल साहब को ले लीजिए, शांति भूषण जी को ले लीजिए, बताइए कौन सा इसमें से एबव है? द बोर्ड है, सब के ऊपर इल्जामात हैं और ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन क्या सरकार इस तरह की बात करके जो उसके रूलिंग के दौरान जो घोटाले सामने आ रहे हैं, जो आरोप लग रहे हैं, उन पर जवाब देने से बच सकती है? मैडम, हम जवाब देने से नहीं बच रहे हैं। जब आप बात चल रही थी इमरजेंसी जैसे हालात पर, जब मैंने उसको एक्सप्लेन करना, आपने कहा सिर्फ इमरजेंसी तक सीमित रहिए। जब दूसरी बीच में बात आ जाती तो फिर उसका जवाब देना पड़ता है। या तो इमरजेंसी तक ही रहते तो हम वहीं तक बात करते। जब बात बीच बीच में आती है दूसरी, तो मुझे भी फिर उसका दूसरी तरीके से जवाब देना पड़ता है, क्योंकि यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पब्लिक तक ये लोग चाहते हैं पार्लियामेंट के थ्रू भी कोई आवाज़ ना पहुँचे, दूसरी तरीके से भी कोई आवाज़ ना पहुँचे। जो आवाज़ अपोजिशन पहुँचाना चाहता है, ये सारे एक ही लोग हैं। मैंने पहले दिन कहा था, अन्ना हजारे हो या वामदेव जी हो, ये सब RSS के बिठाए हुए लोग हैं। अभी वो रहा था परमाणु संयंत्र के बारे में, 10 साल से वहाँ काम चल रहा है, हज़ारों करोड़ रुपया खर्च हो गया है। कोई शुरू में पहले दिन करते अगर पब्लिक को होते प्रॉब्लम, ये पॉलिटिकल है। 2014 को क्यों आगे आ गया करीब, इसलिए हर जगह हर चीज में आपकी इस बात पर भूपेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं? जी भूपेंद्र जी कह देंगे, पहले मैं सुन लीजिए। ये यहाँ आग लगवा दी, इसमें मार दिया उनका मैनेजर सुजुकी वालों का, मारुति वालों का। तो ये बताइए ये सारी चीजें क्या हो रही? बिल्कुल, आपकी इस बात पर भूपेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं? वक्त मेरे पास कम है, इसीलिए भूपेंद्र जी। नेहा जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि आज अडवाणी जी ने अपने आर्टिकल में लिखा है
कि देश की एकमात्र कार्टून पत्रिका जो शंकर्स वीकली चलती थी वो भी इमरजेंसी के दौरान में बंद हुई। और उसमें जो 31 अगस्त 1975 को आडवाणी जी ने लिखा है, जो उन्होंने अपना अंतिम अंक का संपादकीय लिखा, उसमें उन्होंने इमरजेंसी का तो जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक वाक्य लिखा कि हिटलर जैसे अधिनायकवादी लोग स्वस्थ मजाक को बर्दाश्त नहीं कर सकते और इसलिए हिटलर के पीरियड में, क्योंकि जो लोग हैं वो अधिनायकवादी जो तानाशाह उस पर मजाक करना चाहते हैं, वो उसे बर्दाश्त नहीं है, इसलिए हिटलर के पीरियड में ना कॉमेडी थी, ना पैरोडी थी और ना कार्टून था। और शायद कार्टून एक ऐसा कटाक्ष है जो राजनीतिक व्यवस्था पे व्यंग करता है, लेकिन वो व्यंग के कारण ये सरकार जो हताश और निराश है, कहीं ना कहीं अंदर से हिल गई है और हिली हुई सरकार देश का कितना भला कर पाएगी, ये एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बिल्कुल। आलोक मिश्रा जी, यहाँ पर आलोक दीक्षित जी, माफ कीजिएगा, आप संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगी क्या क्या वजह है, ये कार्टून इतने चुभते क्यों हैं? ये व्यंग जो पहले आसानी से राजनेता उसको टाल जाते थे, हंसी मजाक में ले लेते थे, अब इतना चुभता क्यों है? क्योंकि तब एक समय था कि जब कार्टून सिर्फ अखबारों में छपा करते थे तो आसान होता था अखबार के संपादक को फ़ोन करके आपके कार्टून हटवा देना, मगर अब आसान नहीं रह गया है। अब सोशल मीडिया है, अब ऑनलाइन मीडिया है, लोग वहाँ कार्टून छापते हैं, कार्टून लोगों तक शेयर होते हैं, कार्टून प्रिंट हो जाते हैं, तो आज बड़ा कठिन हो जाता है। कार्टून बड़ा लंबा मैसेज देते हैं, ये कार्टून एक जन समर्थन लेके आते हैं और इस जन समर्थन के खिलाफ आज की सरकार इसको दबाने की जितनी कोशिश कर सकती है कर रही है, पर जब नहीं होता तो फिर सरकार कार्टूनिस्ट को डराती है, धमकाती है, घर में पुलिस भेजती है, बाद में देशद्रोह का मुकदमा लग जाता है, गिरफ्तार कर लेती है, तो दूसरे कार्टूनिस्ट को डराती है कि भाई आप डरो, वरना आप अगर कार्टून बनाओगे तो हम आपको देशद्रोही बना देंगे। विजय जी, तो यही कारण है कि सरकार टॉलरेंस खत्म हो गया है सरकार। देखिए, अकबर इलाहाबादी का एक शेर था कि जब तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो, और अब हालत ये है कि अगर जब आप अखबार यानी आप सोशल मीडिया या ट्विटर या वॉशिंगटन पोस्ट या जो भी आप बात कर लें, चाहे कार्टून की बात कर लें, ये चीज़ें सामने हैं, तो सरकार अब अपनी जो सरकार की जो धौंसपट्टी वाली तोप होती है उसका मुंह उस तरफ किए हुए है। बिल्कुल, तो कार्टून अब चुभ रहे हैं सरकार को, और सरकार जन समर्थन को क्या नहीं समझ रही है, या फिर सरकार की अपनी परेशानियां इतनी ज्यादा हैं? लेकिन क्या वाकई में आज की सरकार को आपातकाल से हम उसकी तुलना कर सकते हैं, या फिर अब जनता इतनी ताकतवर हो गई है कि आपातकाल के दिन जो हैं वो लग गए हैं? आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा के साथ जुड़ने के लिए।